दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्थिक संकट और बेरोजगारी का माहौल किस तरह नाजी दल के लिए बड़े मौके बन गया है। नाजी दल एक बड़ा राजनीतिक दल बन गया और फिर शुरू हुई हिटलर के तानाशाह बनने की कहानी। आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं हिटलर से जोड़कर देखे जाने वाले तीसरे साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा हम उस अध्याय के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें इस बात का जिक्र है कि किन वजहों से हिटलर को अपने सबसे चहेते कमांडर को मारना पड़ा था। एपिसोड में आगे बढ़ें उससे पहले हम हिटलर से जुड़े पहले अध्याय पर कुछ बात कर लेते हैं। दरअसल आप में से कई दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में इस बात का जिक्र किया था कि नाजी पार्टी ने कभी भी स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस चिन्ह को हाकेनक्रेuz कहते थे। दोस्तों, दरअसल इस संबंध में लोगों के बीच मतभेद हैं। बात असल में यह है कि हाकेनक्रेuz एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है हुक्ड क्रॉस, यानी सीधी और टेढ़ी लाइन से बना क्रॉस। इस आकृति को इतिहासकार हमेशा से स्वास्तिक कहते आए हैं। हिटलर के पूरे इतिहास से जुड़े एक अमेरिकन म्यूजियम, यूनाइटेड स्टेट्स हॉलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम की वेबसाइट पर इस सिंबल को स्वास्तिक ही बताया गया है। न केवल इस म्यूजियम में स्वास्तिक चिन्ह का जिक्र है, बल्कि यहाँ पूरी स्पष्टता के साथ इस स्वास्तिक के बारे में पूरा इतिहास बताया गया है। चलिए, ये तो रही पिछले एपिसोड की बात, लेकिन अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1932 के चुनावों में नाजी दल को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, पर उसकी सरकार नहीं बन सकी। उस वक्त भले ही हिटलर का राजनीतिक कद बढ़ रहा था, पर उसका सामना किसी ऐसे वैसे राजनेता से नहीं था। राष्ट्रपति पद के लिए हिटलर की लड़ाई जर्मनों के लोकप्रिय नेता पॉल वॉन हिंडनबर्ग से थी। पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए वो लोगों की नजर में हीरो था। नतीजतन 1932 के इलेक्शन के बाद पॉल वॉन हिंडनबर्ग को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। हिंडनबर्ग खुद राष्ट्रपति बना और हिटलर को चांसलर पद पर नियुक्त कर दिया। हिटलर के चांसलर पद को संभालने की तारीख थी 30 जनवरी 1933, और यही वो तारीख है जिसे जर्मन इतिहास में द थर्ड राइक यानी तीसरे साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। हालांकि अजीब बात इसमें यह है कि ये घोषणा किसी और ने नहीं की थी, बल्कि खुद नाजी दल ने इस बात को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए इस बात की घोषणा की। नाजी दल ने तो इसे 1000 ईयर राइक की संज्ञा भी दे दी थी। उनका मानना था कि आने वाली कई पीढ़ियां हिटलर के साम्राज्य को हजारों सालों के लिए याद रखें। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ये राइक क्या है और नाजियों ने इसे थर्ड राइक क्यों कहा। दरअसल जर्मन वर्ड राइक का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य। हिटलर की सत्ता की शुरुआत को फर्स्ट राइक या सेकंड राइक इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि जर्मन अपने इतिहास में इससे पहले के दो साम्राज्यों को महान साम्राज्य मानते थे। जर्मन इतिहास में 800 से लेकर 1806 ईस्वी तक के द होली रोमन एम्पायर को फर्स्ट राइक माना जाता है, जबकि 1871 से लेकर 1918 के बीच के द जर्मन एम्पायर को जर्मन इतिहास में सेकंड राइक माना जाता है। अब आप यहां सीधे सीधे समझ सकते हैं कि हिटलर ने अपने शासनकाल की तुलना जर्मनी के पहले के दो साम्राज्यों से, महान साम्राज्यों से की थी। खैर, 1933 में जैसे नाजी पावर में आए, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चांसलर बनने के बाद यहां पहले से चली आ रही वाइमर गणतंत्र व्यवस्था को भंग कर दिया गया। वाइमर गणतंत्र जर्मनी की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसकी नींव पहले विश्व युद्ध के बाद रखी गई थी। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाम वाइमर गणतंत्र इसलिए रखा गया क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद नई व्यवस्था बनाने के लिए जर्मनी के सैन्य कमांडर और बड़े नेताओं ने सेंट्रल जर्मन के एक छोटे से नगर वाइमर में बैठक की थी। वाइमर गणतंत्र से जर्मनी के अधिकांश लोग खुश नहीं थे, उनमें भी खासकर वे लोग जो राष्ट्रवादी थे, वे लोग जो पूंजीवाद के विरोधी थे, और वे लोग जो वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अपने नेताओं से नाराज थे। इनमें नाजी भी शामिल थे, और नाजी पहले से 30 जनवरी 1933 जैसे किसी दिन की तलाश में थे, इंतजार में थे कि कब वे सत्ता में आए और इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंके। अब जर्मनी में कुछ ऐसी व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी कि जो हिटलर बोले वही देश का कानून। लोगों के पास उनके कोई सिविल राइट्स नहीं बचे थे।
अब तक आपने हिटलर की जो भी कहानी सुनी है उसके हिसाब से आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि लोगों के अधिकारों को छीना जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हर तरह की पावर को अपने हाथों में लेने के लिए हिटलर अभी मौका ढूंढ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। अभी एक ही महीना बीता था कि नाजियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। फरवरी महीने में संसद भवन में अचानक नाटकीय ढंग से आग लग जाती है। अंदाजा पहले यह लगाया गया कि शायद विपक्षी दल के डच कम्युनिस्ट्स ने संसद भवन में आग लगाई है, लेकिन बाद में जब सबूत जुटे तो पता लगा कि ये आग भी नाजी दल के सदस्यों का ही किया धरा था। दरअसल इस आग के बहाने हिटलर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को यह भरोसा दिलाना चाहता था कि कम्युनिस्ट कभी भी देश का भला नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि हिटलर अपने विपक्ष को नेस्तनाबूद करना चाहता था, इसलिए उसने ये सब षड्यंत्र रचा। इस आगजनी के बहाने हिटलर को वास्तव में अपने विपक्ष को कुचलने का बहाना मिल गया। हिटलर ने मार्च के महीने में संसद के रास्ते एक कानून पारित करवा दिया कि अब से हिटलर के हाथों में ही पूरी सत्ता होगी और अब जर्मनों के मन में सिर्फ एक ही विचारधारा दौड़ेगी, वो है नेशनल सोशलिज्म। राजनीतिक धारा प्रवाह बिल्कुल सही था और इसी क्रम में जुलाई में सरकार की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। फरमान यह था कि नाजी दल ही जर्मनी में एकमात्र पार्टी रहेगी और आने वाले चंद महीनों में गैर नाजी सभी दल, व्यापार संघ और दूसरे संगठन खत्म हो जाएंगे। जर्मनी अब वन पार्टी स्टेट बन चुका था। जर्मनी के अपने इलाके में ऑटोक्रेटिक पावर पूरी तरह हिटलर के हाथों में आ चुकी थी। अब उसकी नजर पूरे यूरोप पर थी। जर्मनी में अब ऐसी व्यवस्था पनप चुकी थी कि जिसमें न कोई लोकतंत्र था, न कोई सिविल राइट्स बचे थे, नाजी के अलावा कोई दल नहीं था और संसद वगैरह सब एक डिक्टेटर के हाथों में थी। इस पूरी व्यवस्था को उस वक्त वैश्विक स्तर पर निंदा का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह के तंत्र ने उसे बाकी देशों से कूटनीतिक रूप से अलग कर दिया था। इधर कुछ वजहों से सेना भी कमजोर पड़ चुकी थी और उसके पास पोलैंड और फ्रांस जैसे दो शत्रु पड़ोसी थे। हालातों की नजाकत को समझते हुए हिटलर ने एक घोषणा की। मई 1933 में एक भाषण में उसने सभी को चौंकाते हुए और हर किसी की अपेक्षा से परे एक ऐलान कर दिया कि जर्मनी निःशस्त्रीकरण और शांति का समर्थन करता है। लेकिन अब तक तो आप भी समझ चुके होंगे कि निश्चित रूप से हिटलर सिर्फ ऊपरी मन से ऐसा कह रहा था। उसके मन में अभी भी पूरे यूरोपीय इलाके को जीतने का टारगेट था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही महीनों के बाद हिटलर ने घोषणा कर दी कि जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से खुद को अलग करता है। पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के लिए वैश्विक स्तर पर लीग ऑफ नेशंस को ही बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस से खुद को अलग करने के बाद उसने राष्ट्र की राष्ट्रवादी ताकतों को फिर से एक करना शुरू किया और जर्मनी की सैन्य ताकत को बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देश की सेना को मजबूती देने के साथ हिटलर अपनी खुद की ताकत को और बढ़ाना चाहता था। उसकी मंशा साफ थी कि पूरी सेना उसकी सरपरस्ती में ही काम करे। वो ये भी नहीं चाहता था कि उस मनमानी के समानांतर कोई भी गुट या कोई दल काम करे। उसे कुछ खुफिया इनपुट से पता चला कि स्टर्मेटेलॉन्ग के कुछ आला सैन्य अधिकारी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। स्टर्मेटेलॉन्ग यानी SA नाजी दल का खुद का एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था। इस पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1921 में हिटलर ने ही किया था। ये टुकड़ी कुछ चंद पूर्व सैनिकों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि इसमें लाखों लोग शामिल हो गए। ये लोग भूरे रंग की वर्दी में रहते थे, इसलिए इन्हें ब्राउन शर्ट्स भी कहा जाता था। इस संगठन का उद्देश्य नाजियों को सुरक्षा मुहैया कराना था, लेकिन इनकी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये नाजियों के विरोधियों को चारों तरफ से घेरे। यानी कुल मिलाकर यहाँ बात मुख्य रूप से विरोधी कम्युनिस्टों की हो रही है, जिन्हें हिटलर जर्मनी से बेदखल कर देना चाहता था। स्टॉर्म ट्रूपर्स कहे जाने वाले इन सेवानिवृत्त सैनिकों को अच्छी खासी शक्तियां दी गई थीं। दूसरे दशक के शुरुआती सालों में यह ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे मजबूत हो चुका था। इतना मजबूत कि नवंबर 1923 में हिटलर के इशारों पर इसने जर्मन सेना का सामना करते हुए तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इस तख्ता पलट के नाकामयाब होने की कहानी हम पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं।
तख्ता पलट और देशद्रोह के आरोप में हिटलर को जेल जाना पड़ा था। हिटलर के जेल में होने की वजह से ब्राउन शर्ट्स का भीतरी संगठन कमजोर होने लगा और औपचारिक तौर पर इसे भंग कर दिया गया। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों बाद ही हिटलर कैद से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद हिटलर ने इस टुकड़ी को फिर से ऑर्गेनाइज करने और एकजुट करने का काम किया। इसी सिलसिले में हिटलर ने मुल्क के सभी युवाओं से स्टर्मिटलॉन्ग की ही तर्ज पर फ्रंटमान नाम के संगठन में शामिल होने की अपील की। माना यह भी गया कि हिटलर स्टर्मिटलॉन्ग की तरह फ्रंटमान को नया पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समय बीता और स्टर्मिटलॉन्ग में तादाद फिर से बढ़ती गई। साल 1931 में इस टुकड़ी की कमान एक पूर्व सैन्य अधिकारी अर्नस्ट रोम के हाथों में दे दी गई। अर्नस्ट रोम की अगुवाई में इस संगठन ने न केवल तरक्की की, बल्कि ये पहले से और ज्यादा संगठित हो गया। अर्नस्ट रोम का प्लान था कि वह इस सेना को इतना संगठित और इतना मजबूत कर दे कि यहाँ की सेना को रिप्लेस कर दिया जाए। इस बात की भनक हिटलर को पहले से थी कि अर्नस्ट रोम के लिए नाजियों में समर्थन बढ़ रहा है। उसे इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि हो ना हो उसका अपना सैन्य कमांडर एक दिन समानांतर सरकार स्थापित कर लेगा। अब हिटलर को खुद का सैनिक उसके रास्ते में रोड़ा लगने लगा। उसके दिमाग में अर्नस्ट रोम के लिए इतनी दुर्भावनाएं पैदा हो चुकी थीं कि उसने स्टर्मिटलॉन्ग के टॉप कमांडर्स को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इस योजना की परिणति करीब 100 लोगों की हत्या के तौर पर हुई। यूरोपीय इतिहास में इस दुर्घटना को, इस रक्तपात को द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स के रूप में जानते हैं। अर्नस्ट रोम अब हिटलर की आंखों में खटकने लगा था, इसलिए उसने न केवल रोम बल्कि उसकी जी हुजूरी करने वाले कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों और सैनिकों का सफाया करने का मन बना लिया। उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी व्यक्तिगत सेना का सहारा लिया, जिसका गठन उसने 1925 में किया था। इस व्यक्तिगत सेना का नाम था सुडस्टाफेल। सुडस्टाफेल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टर्मिटलॉन्ग के अधीन थी, जिसका गठन हिटलर ने 1925 में किया था। इसमें युवाओं को शामिल करने के लिए उसने हिटलर यूथ नाम से एक संगठन भी बनाया था। सुडस्टाफेल में बहुत ही गिने चुने सैनिक थे, क्योंकि ये हिटलर की एक तरह से पर्सनल आर्मी थी। वो इसलिए क्योंकि ये युवा सिर्फ और सिर्फ हिटलर की ही वफादारी की शपथ लेते थे। आपने हिटलर की कई तस्वीरों में काली वर्दी पहने हुए कुछ युवा सैनिकों को जरूर देखा होगा। ये वही सेना है जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। काली वर्दीधारी इन सैनिकों की कमान पहले स्टर्मिटलॉन्ग चीफ ऑफ स्टाफ को दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे इस सेना में सैनिकों की तादाद बढ़ती गई, एक डेडिकेटेड कमांडर की जरूरत हिटलर को महसूस हुई। 1929 में हेनरिच हिमलर को सुडस्टाफेल की कमान सौंप दी गई। 1933 आते आते हिमलर ने बड़े ही नाटकीय ढंग से इस सेना का दायरा बढ़ाना शुरू किया, जो संख्या बाद में बढ़कर 35,000 के आसपास पहुंच गई। हिमलर इस सेना में युवाओं को केवल नृजातीय शुद्धता यानी केवल आर्य जाति के आधार पर शामिल करता था। इसके उन युवाओं को ही इस आर्मी में जगह दी गई जो हिटलर के लिए वफादारी रखते थे। हिटलर को हिमलर की ये चापलूसी पसंद आई, इसलिए उसने इस पूरे रक्तपात को अंजाम देने के लिए हिमलर को ही सबसे काबिल समझा। साल 1934 के 2 महीने, जून और जुलाई के 3 दिन, 30 जून से लेकर 2 जुलाई, ये 3 दिन जर्मन इतिहास के सबसे बुरे अध्याय माने जाते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में हिटलर ने क्रूरता और धोखे की सारी हदें पार कर दी। उसने हिमलर और गेस्टापो नाम की नाजी पुलिस को इस घटना को अंजाम देने के आदेश दिए। उसने बड़ी चालाकी से उसके वफादार माने जाने वाले कमांडर और स्टर्मिटलॉन्ग के चीफ ऑफ स्टाफ अर्नस्ट रोम और टॉप लीडर्स को 28 जून के दिन बैड विस में बवेरियन स्पा में जमा होने का आदेश दिया। अर्नस्ट रोम को क्या पता था कि वो शख्स जिसका वो इतना बड़ा वफादार है, वही उसको मारने की साजिश रचता है। हिटलर ने इस हत्याकांड को ऑपरेशन हमिंग बर्ड नाम दिया। ऑपरेशन के स्क्रिप्ट के तहत सुडस्टाफेल के एक कमांडेंट को आदेश थे कि वो सभी बंदियों को म्यूनिख स्टेडियम में जेल में ले जाए। इन सभी बंदियों को देश की सबसे बड़ी जेल में बंद कर दिया गया। इस जेल में ऐसे के लीडर्स को मारने का जिम्मा कमांडेंट थियोडर आइक को दिया गया था। आदेश के अनुसार 30 जून को ज्यादातर लीडर्स को गोली मार दी गई, जबकि हिटलर के वफादार माने जाने वाले अर्नस्ट रोम को 1 जुलाई के दिन आइक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड में एसए लीडर्स के मरने वालों की संख्या 100 के आसपास थी। हत्याकांड को अंजाम दिया जा चुका था।
हिटलर की मंशा के अनुसार स्टर्मेटेलोंग का शुद्धिकरण कर दिया गया था। अब बारी थी जनता के सामने खुद को सीधा साबित करने की। इन सब के बीच हिटलर को एक चीज की कमी खल रही थी। हिटलर के पास अभी भी जर्मनी के सबसे बड़े पद नहीं थे, वो अभी बस चांसलर था। इसके बावजूद संसद में उसका दबदबा था। उसकी कैबिनेट ने एक कानून पारित कर दिया जिसमें इस पूरे हत्याकांड को एक तरफा तरीके से कानूनी मान्यता दे दी गई और बहाना बनाया गया कि राष्ट्र हित में हमें ऐसा करना पड़ा। 13 जुलाई को संसद में बकौल हिटलर, एज सुप्रीम रूलर ऑफ जर्मनी आई हैव एक्सरसाइज्ड माय पावर अगेंस्ट दोज हु थ्रेटेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द जर्मन नेशन, यानी खुद को जर्मनी की सर्वोच्च शक्ति बताते हुए हिटलर ने कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि जर्मन राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में मौजूद सारी ताकतों को खत्म कर दिया जाए। रोम पर्च के बाद हिटलर को अब तक जिस शख्स का डर था वो उसके रास्ते से जा चुका था। अब भीतरी स्तर पर वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। घरेलू नीति बनाने में तो हिटलर पहले से ही निर्णायक भूमिका में था, लेकिन उसे विदेश नीति को भी अपने हिस्से में लेना था। विदेश नीति अपने मन मुताबिक चलाकर ही वो अपने यूरोपीय अभियान को आगे ले जा सकता था, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था कि देश की सेना की सर्वोच्च कमान भी उसके हाथों में हो। विदेश नीति पर हिटलर का अभी पूरा नियंत्रण नहीं था। बावजूद इसके आप ये देखिए कि ऑस्ट्रिया तक में हिटलर का दबदबा था। अर्नस्ट रोम की हत्या के कुछ ही दिनों बाद उसने ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण की बहस छेड़ दी, जिसका सीधा असर ऑस्ट्रिया में दिखा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहने वाले नाजी इतने उग्र हो गए कि वे तख्ता पलट करने में जुट गए। हालांकि तख्ता पलट में तो उनके हाथों कुछ नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रियाई चांसलर एंगलबर्ट डॉल्फस की हत्या कर दी। डॉल्फस की हत्या के बाद कई यूरोपीय देशों में खतरे की घंटी बज गई। सबसे ज्यादा परेशान तो इटली हुआ। इटली ने आनन फानन में अपनी ऑस्ट्रिया की सीमा पर तैनाती बढ़ाई। इस हत्या को उकसाने की जिम्मेदारी हिटलर के मत्थे मढ़ दी गई। इटली सहित कई यूरोपीय देश जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकीकरण के सवाल पर आग बबूला हो गए। उन्होंने हिटलर पर वर्साय की संधि के सीधे सीधे उल्लंघन का आरोप लगाया। मामले को तूल पकड़ते देख हिटलर ने अपनी चालबाजी के जरिए तत्काल प्रभाव से अपने सरकारी नुमाइंदों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद के मामले में हिटलर का दबदबा किस हद तक था। हालांकि सेना की कमान उसके पास न होने की कसक उसमें अभी भी थी। इधर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग लंग कैंसर से जूझ रहे थे। तबीयत बिगड़ने के चलते अगस्त महीने के शुरुआत में उनकी मौत हो गई। हिंडनबर्ग की मौत हिटलर के लिए अब एक बड़ा मौका बनकर आई। मौत के बाद यहाँ की सेना ने हिटलर की वफादारी का निर्णय लिया। जनरल्स ने तय किया कि चांसलर और राष्ट्रपति के पद का विलय कर देना चाहिए। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही हिटलर ने खुद ही ये घोषणा कर दी कि वो खुद इन पदों को संभालेगा। हिटलर अब जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया, क्योंकि उसके पास 3 सर्वोच्च पद आ चुके थे। राइक प्रेसिडेंट यानी राज्य का मुखिया, राइक चांसलर यानी सरकार का मुखिया, और फ्यूहरर यानी नाजी पार्टी का मुखिया। आपको बता दें कि फ्यूहरर शब्द का इस्तेमाल खासकर जर्मनी में हिटलर के लिए ही किया गया था। फ्यूहरर का मतलब होता है टॉप लीडर। उसने खुद के लिए राष्ट्रपति न कहकर फ्यूहरर के इस्तेमाल की बात कही। उसके खुद के बनाए फ्यूहरर सिद्धांत के मुताबिक हिटलर राज्य के दायरे में नहीं आता और सभी नीतियां वो खुद ही तय करेगा। अब घरेलू नीतियों के साथ साथ विदेश नीति भी उसके इशारों पर थी, क्योंकि सेना का साथ उसे मिल चुका था। हिटलर के इस पूरे मुकाम को नाजी पहले ही जर्मनी के द थर्ड राइक यानी तीसरे साम्राज्य का दर्जा दे चुके थे। हिटलर के 2 अभियान अभी भी बाकी थे। एक था जर्मनी से यहूदियों का सफाया और एक राष्ट्र एक नस्ल की व्यवस्था, और दूसरा था पूरब की तरफ चढ़ाई और दूसरे महायुद्ध की शुरुआत। दोनों ही घटनाक्रमों को हम एक एक कर समझते हैं। दोस्तों, हिटलर के बारे में अब तक आप अच्छे से जान चुके हैं कि वो एक घोर राष्ट्रवादी और नस्लीय इंसान था। यहूदियों के प्रति उसकी नफरत के किस्से आपने हमेशा सुने होंगे। ऐसा माना जाता है कि हिटलर ने अपने पूरे शासनकाल में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों के इस नरसंहार को यादगार बनाने के लिए अमेरिका में एक हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में 1933 से 1945 के बीच नाजियों के हाथों हुए यहूदियों के नरसंहार को हॉलोकॉस्ट कहा गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हिटलर और जर्मन लोगों के ज़हन में यहूदियों के लिए इतनी नफरत क्यों थी।
इस कड़ी पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हिटलर ने किस तरह की बर्बरता के साथ यहूदियों के इस नरसंहार को अंजाम दिया। चलिए तो फिर मिलते हैं हिटलर से जुड़े तीसरे एपिसोड में। फिलहाल के लिए मैं अमृत उपाध्याय आपसे विदा लेता हूं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।